So the first chapter of corporate issuers is analysis of dividend and share repurchases. And the LOS is describe the effect of dividends, extra dividends, liquidating dividends, stock split, reverse stock split on shareholders' wealth, and company's financial ratios. So there are different types of dividends. First is the regular cash dividends. That is periodic payment of cash as dividend is known as regular cash dividends. Usually company pays stable dividends. So the stable dividends means the company pays a dividend which is higher than the previous dividend. Suppose a company pays $10 a dividend in the previous quarter. So in the coming quarter, it will pay a dividend of $12. So as the dividend growth rate is increasing, we consider this as stable dividends. Second one is the dividends, that is increasing dividend payments regularly is a sign of growing profitability. Okay. The company also have dividend reinvestment plans like in mutual fund in India, in which all the dividends received to the investors will be used to buy the shares of the company from the open market. So if you don't want the dividend, like अगर तुमको dividend नहीं चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, you can buy the shares of that company with the dividends. तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लाना पड़ेगा, आप अपने डिविडेंड से आप उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो. ओके. DRP caters to small investors for accumulating the number of shares and also promotes compounding growth in long term investment. So DRP की वजह से आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हो. जब डिविडेंड मिलेगा आप उससे शेयर्स खरीद सकते हो और आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हो. As investors using DRP will help the company to get the new fund without any rotation cost of secondary offering. समझो अगर कंपनी को फंड चाहिए तो फंड इश्यूज करने के दो तरीके, डेट इशू कर सकती है या फिर वो इक्विटी बाय इक्विटी ऑफर कर सकती है. तो अगर उसके ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स थे वो खुद ही उसके शेयर्स बाय बैक करेंगे उसके डिविडेंड से, तो कंपनी को नया फंड मिलेगा विदाउट गोइंग टू सेकेंडरी ऑफरिंग. सेकेंडरी ऑफरिंग में कॉस्ट भी रहते हैं, लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है जब उनको ऑफर करना रहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देना पड़ता है. बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स क्या हो सकते हैं, DRP अलाउस परचेस ऑफ न्यू शेयर्स विद नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो कोई कंट्रीज में क्या रहता है कि जैसे इंडिया में तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है अगर आप डिविडेंड से बाय करोगे, लेकिन कोई कंट्रीज में कैसा रहता है अगर आप डिविडेंड से कंपनी का शेयर बाय बैक करोगे तो जो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है शेयर बाय करने तो आपको नहीं देना पड़ेगा. इट बेनिफिट्स फॉर कॉस्ट एवरेजिंग, समटाइम्स इट ऑफर्स एट डिस्काउंटेड टू DRP इन्वेस्टर्स. अगर आप इन्वेस्टर्स है, समझो अगर 100 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है तो यू कैन गेट एट 98, 98, 97 ऑल्सो. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ DRPs क्या है, additional record additional record of additional record keeping for tax purposes. Dividends are invested higher price than the original purchases. मतलब जैसे आप एक शेयर बाई किया 100 रुपीज़ में, तो आज 120, आपको समझेगा कि 120 रुपीज़ का प्रॉफिट है. लेकिन जैसे DRPs बाय करते हैं, जैसे DRPs की तरफ शेयर्स बाय बैक करोगे, जैसे आप 105 में बाई एक क्वार्टर में 105 में बाई किया और दूसरा 106 में बाई किया, तो उस पर कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो वो कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि एट द एंड जैसे आपने 100 पे बाई किया और 105 पे बाई किया और 106 पे बाई किया तो वो एवरेज हो जाएगा. वो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हर क्वार्टर पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है. ओके. सो नेक्स्ट, so this will increase the cost basis. Dividends are fully taxed at the end of the year, even though you have reinvested it. So DRP should be used to buy tax shelter account. मतलब जैसे आपको डिविडेंड समझो आपको मिल रहा है, भले आप बाय बैक कर रहे हो लेकिन आपको टैक्स डिविडेंड जो आपको टैक्स पे जो डिविडेंड पे जो टैक्स आपको देना पड़ेगा वो. तो अगर जैसे टैक्स शेल्टर अकाउंट से बहुत सारे जैसे रिटायर्ड अकाउंट होते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, तो वैसे वाले अकाउंट है तो उनके लिए DRP बेनिफिशियल है. जब तक वो लोग बेचेंगे तब तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जब बेचेंगे तब उनको LTCG देना पड़ेगा. फिर आता है एक्स्ट्रा स्पेशल डिविडेंड्स. समझो एक कंपनी है जो कभी आज तक डिविडेंड नहीं दी, लेकिन अचानक उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, फिर उसने कुछ अपना एसेट बेचा तो उससे उसने जो डिविडेंड दिया है उसको बोलेंगे स्पेशल या फिर इरेगुलर डिविडेंड्स. सो अ नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज पेज अ डिविडेंड. Dividends are paid under unusual circumstances like selling of a dividend. Dividend is not recurring. Extra dividends are paid due to especially profitable year but will not pay the higher demands in the future. समझो जैसे कोई भी कंपनी ने आज तक डिविडेंड्स नहीं दिया, वो डिविडेंड दे दी थी, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमेशा रेगुलरली अपने को डिविडेंड्स पे करेगा, बिकॉज इट कोई सर्कमस्टांसेस में अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में उसने डिविडेंड दिए.
जैसे यहाँ पे रीजन बहुत सारे हैं, जैसे उसने कोई डिवीजन सेल किया या फिर उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ईयर है। और थर्ड टाइप ऑफ डिविडेंड्स हियर इज लिक्विडेटिंग डिविडेंड। तो जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड का मतलब क्या होता है मालूम है? जब कोई कंपनी अपना एसेट सेल करती है या फिर कोई अपना डिवीजन सेल करती है, तो उससे जो पैसा आता है तो कंपनी को कोई वो पैसे को कोई पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में नहीं डाल के बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर देगी एज अ डिविडेंड, तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटिंग डिविडेंड। So when a company is closing its when a company is closing its sells out its divisions or asset, जैसे कंपनी ने अपना कोई डिवीजन या एसेट बेचा, this amount is paid back to the investor as a return of the capital. So here it is important is the return of the capital, not return on the capital. तो जो पैसा इन्वेस्टर्स ने कंपनी को दिया वही कंपनी पैसा वापस लौटा रही है। That they are invested unlike return on capital where company distributes profits. तो return on capital मतलब क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो अर्न करती है। और रिटर्न ऑफ द कैपिटल इज लिक्विडेटिंग डिविडेंड। इसका एग्जांपल था, आप कहते देखिए HCL इन्फो सिस्टम्स, उन्होंने अपना एक डिवीजन बेचा था तो उन्होंने वो एज अ डिविडेंड दिया था। फिर आता है स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो कि सेम ही होते हैं। जब स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, नॉन कैश डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर्स इज नोन एज स्टॉक डिविडेंड। तब इसमें आपको कोई कैश नहीं मिलता, इसमें आपको एक शेयर्स पे दूसरे दो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। नो इफेक्ट ऑन मार्केट कैप। मार्केट कैप में कोई चेंजेस नहीं आते क्योंकि कोई नया शेयर्स इशू नहीं होता या ना ही कोई पुराना शेयर्स बायबैक कर दी कंपनी। सो नो इफेक्ट ऑन मार्केट शेयर कैप और ओनरशिप इन द कंपनी जस्ट टू ब्रिंग द शेयर प्राइस डाउन। डालें, हाँ, जस्ट टू ब्रिंग द शेयर प्राइस डाउन, तब ताकि लिक्विडिटी बढ़ सके उस स्टॉक प्राइस की मार्केट में। इसलिए स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट होता है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? डिविडेंड एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स। एक जैसे फॉर एग्जांपल 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, इस शेयर होल्डर रिसीव 2 एक्स्ट्रा शेयर्स फॉर 1 शेयर। से किसी के पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर पे 2 शेयर मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है वन शेयर दे होल्ड। फिर आता है अकाउंटिंग इशूज की होते हैं। डिविडेंड पेज कैश विल रिड्यूस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, दिस विल लोअर क्विक रेशियो। जैसे क्विक रेशियो क्या होता है? जैसे क्विक रेशियोज होता है और करंट रेशियो, करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज होता है। जैसे आपने कैश पे किया, आपके एसेट्स डाउन हो जाएंगे। जैसे ऐसे न्यूमरेटर डाउन हुआ तो आपको ये रेशियोज बढ़ जाएंगे, और न्यूमरेटर डाउन हो तो आपके रेशियोज कम हो जाएंगे। दिस विल इंक्रीज डेट टू इक्विटी रेशियो। जैसे इक्विटी कम हुआ, इक्विटी डिनोमिनेटर में है, तो आपके रेशियोज बढ़ जाएंगे। और ये जो डेट टू इक्विटी रेशियोज अगर बढ़ेगा तो अच्छा नहीं कंपनीज के लिए। तो स्टॉक डिविडेंड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। स्टॉक डिविडेंड देने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आपने डिविडेंड कैश में दिया है तो आपके इक्विटी रेशियोज, करंट रेशियोज और डेट टू इक्विटी और डेट टू टोटल एसेट रेशियोज पे इफेक्ट होंगे। जबकि स्टॉक डिविडेंड्स में कुछ असर नहीं, क्योंकि स्टॉक डिविडेंड्स में कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होते। फिर आता है सेकंड LOSB, कंपेयर theories of dividend policy and explain implication of each for share value for dividend actions. Dividend irrelevance. Dividend is irrelevant because investors invest by looking company's strong fundamentals and not the dividend payout ratio. If they want money, they can still sell their shares. This theory believes in no tax, no transaction cost. ये जो डिविडेंड इररिलेवेंस वाली थ्योरी है, ये तो ऐसे वर्ल्ड पे बिलीव करती है, यहाँ पे कोई टैक्सेस, डेथ में कोई टैक्स नहीं होगा समझो, अगर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हाँ, तो जैसे आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत रहती है तो आप क्या कर सकते हो, आप म्यूनिसिपल में भी आप अपना शेयर बेच सकते हो। जैसे 0.25 0.3 में भी बेच के आप अपना पैसा नहीं ले सकते जितना आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसी जगह पे डिविडेंड इररिलेवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग खाली कंपनी के फंडामेंटल्स पे देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करती है अपने इन्वेस्टर्स को। और सेकंड है बर्ड इन हैंड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। इसका मतलब है कि एक हाथ में बर्ड होने से ज़्यादा अच्छा, जबकि अगर सामने बुश में 2 बर्ड्स हैं क्योंकि दिख नहीं रहे तो कोई गारंटी नहीं कि वो होगा वहाँ पे, लेकिन हाथ में एक बर्ड है तो वो बेटर है। इसका मतलब होता है द कंपनी पेइंग डिविडेंड इज हायर वैल्यू फॉर दोस हु नॉट पेइंग बिकॉज रिसीविंग डिविडेंड्स इन फ्यूचर और कैपिटल गेन्स इन द फ्यूचर इज वेरी uncertain. So current dividends receiving will have higher value. Paying dividends show stable growth and steady profits, good stream of income. तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जैसे जो कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही है उससे ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, जबकि उन कंपनी से जो कि आगे जाके प्रॉफिट, जो आगे जाके आपका वैल्यू डबल कर सकती है, ट्रिपल कर सकती है।
सो अ कंपनी पेइंग डिविडेंड हैज हायर वैल्यू, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अब तब वो बिलीव करते हैं, जैसे आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपको हर क्वार्टर पे आपको पैसा मिलने वाला है, तो इस पर कोई गारंटी नहीं कंपनी आगे जाके 2x या 3x आपको रिटर्न दे सके। इसके लिए वो इन्वेस्टर्स ये थ्योरी में बिलीव करते हैं कि जैसे अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, टू दूस कंपनीज वो नॉट गिविंग डिविडेंड्स। फिर आता है टैक्स एवर्जन थ्योरी। तो टैक्स एवर्जन थ्योरी में हिस्टोरिकली कैसे होता था मालूम है, क्योंकि जो टैक्स डिविडेंड टैक्स जो कंपनी से डिविडेंड्स पे करती थी तो डिविडेंड्स पे अलग रेट पे टैक्स लगता था, और जो LTCG रहता जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है उस पर अलग टैक्स लगता था। समझो अगर डिविडेंड्स पे टैक्स 70% है, जो 100 रुपीज़ कंपनी से डिविडेंड पे 70% टैक्स कट गया, और LTCG आपका 35% ही है, तब अगर आपको 100 रुपये कैपिटल गेन होता है तो 35% टैक्स देना है। तो ऐसे इस टाइप से फिर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं पसंद था, उनको चाहते थे कि कंपनी डिविडेंड्स हमको ना दे जबकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे ताकि कैपिटल गेन का टैक्स कम था। और ये पहले हुआ करता था, लेकिन जब से 2003 टैक्स ऑन डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स कम है 15%, तो अभी क्या करते हैं कि जो भी टैक्स डिविडेंड्स पे जो टैक्स लगते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्सेस लगते हैं वो एक ही लेवल पे ला के रखती है। तो ये थियरी आज की डेट में रिलेवेंट है। फिर इन थियरी से कंक्लूजन क्या है? So the empirical tests are unclear to which theory is best. All types of clients are there in the market for dividend relevance but in. So इन तीन theories में तो टैक्स एविजन theories को तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मार्केट्स में जरा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। तो कोई इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर कोई टैक्स शेल्टर्ड में जिनका जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो कोई रिटायरमेंट प्लान है, तो उनके लिए डिविडेंड रेलेवेंट है, इनको कम रिस्क लेना है, तो उनके लिए बर्ड इन हैंड थेरी वर्क करता है। लेकिन जो यंगस्टर्स है उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, 15% 16% चाहिए, तो चाहेंगे कि कंपनी डिविडेंड्स ना पे करे जबकि अपना वैल्यू क्रिएट करे। फिर थर्ड आता है LOSC, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल्स दैट डिविडेंड गिव्स। तो जो डिविडेंड्स देने से इन्वेस्टर्स को क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं, तो फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। तो एज वी ऑल नो दैट मार्केट में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है बिकॉज द मैनेजमेंट हैज much more information than the retail investors. So it means that there is a difference in information available to company's management to the retail investors. Dividends given by the company gives a strong information of the company. So अगर कोई कंपनी डिविडेंड्स पे करती है तो इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउ द कंपनी इज वर्किंग, बिकॉज डिविडेंड्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कंपनी ने शेयर कर दिया है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। डिविडेंड्स इज लाइक अ रियल एसेट दैट द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग, इट इज इन द कैश फॉर्म। सो actual cash and not the information which lacks credibility. In, increase or decrease in investors, increase or decrease in dividends helps to know about future prospects of the company. तो कंपनी का डिविडेंड्स इंक्रीज या डिक्रीज होने से अपने को उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो द इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट बाय डिविडेंड गिवन इज एम्बिगुअस एंड, इसका मतलब कि एम्बिगुअस मतलब दोनों तरफ है। इंफॉर्मेशन जैसे डिविडेंड दिया तो भी कुछ इन्वेस्टर समझेंगे कि कंपनी अच्छी है, फिर दूसरे इन्वेस्टर समझेंगे कि कंपनी नहीं अच्छी है। इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि सपोज अ कंपनी हैज गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो सम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स विल थिंक लाइक कि कंपनी आगे जाके भी अपने को डिविडेंड्स देता रहेगा, तो स्टेबल डिविडेंड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो कंपनी को हायर रैंक करेगा। लेकिन सम इन्वेस्टर्स विल बिलीव दैट कंपनी के पास कोई पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसके लिए कंपनीज आर गिविंग डिविडेंड्स। तो इसके लिए डिविडेंड जब भी कंपनी देती है तो वो हमेशा एम्बिगुअस रहता है। A dividend initiation means that company is optimistic about future positive signal. On the other side, dividend payout gives the signal that company does not have the positive NPV projects. That is negative signal. इसके लिए ambiguous होता है। तो कहते हैं unexpected dividend increase. तो इसमें भी unexpected dividend increase पे अगर positive signals to investors that company's future business prospects are strong and manager will give dividends to shareholders. Company को long history of dividends increase are dominant in their industries. तो अगर कंपनी से हमने डिविडेंड इंक्रीज कर दिया, सपोज पहले वो अब 5 रुपये का डिविडेंड देते थे, लेकिन हम अपना डिविडेंड इंक्रीज कर 10 रुपीज़ तक का, तो जो इन्वेस्टर्स उसके रहेंगे सोचेंगे कंपनी आगे जाके भी डिविडेंड का पे आउट रेशियो बढ़ाने वाला है। सो जिस कोई भी कंपनी से लॉन्ग हिस्ट्री अगर डिविडेंड देने का, तो दीज कंपनीज आर डोमिनेंट इन देयर इंडस्ट्रीज।
रहते हैं अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, डिक्रीज और ओमिट, डेट गिव्स अ नेगेटिव सिग्नल्स। समझो किसी कंपनी हर मतलब हर क्वार्टर वो डिविडेंड्स पे आउट करती है ये, और किसी एक क्वार्टर में उसने एंड कर दिया, तो उसका मतलब कंपनी का बिजनेस प्रॉब्लम में है, तो डेट गिव्स अ वेरी नेगेटिव सिग्नल। और इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, सपोज कंपनी का कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव एंट्री वाला प्रोजेक्ट आया है, सो द कंपनी डोंट वांट टू पे द डिविडेंड्स, तो कंपनी चाहती है कि वो पैसा डिविडेंड पे करने से अच्छा है कि वो इन्वेस्ट करे, ताकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर्स हो सके। रहता है एक्सप्लेन हाउ एजेंसी कॉस्ट अफेक्ट कंपनीज पे आउट पॉलिसी। तो जो एजेंसी कॉस्ट होता है मतलब कोई भी दो पार्टी के बीच में जब कोई प्रॉब्लम रहता है, जैसे आप मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्स्ट वाला हम देखें मतलब एजेंसी कॉस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट और बिटवीन टू पार्टीज। तो बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजर्स जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। So different interest between managers and shareholders, as excess of funds is kept in retained income. So management invest in the negative NPV projects, which reduces capital maximization of the shareholders. So mature companies should distribute excess of income as dividends. Growth companies should not distribute dividends. And जो कंपनी से कोई फंड पड़ा हो, कोई पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैनेजमेंट को कुछ लिए रहेगी कि पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, डिस्पाइट वो अच्छे रिटर्न्स ना दे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बॉन्ड होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर है वो चाहेगा कि कंपनी एज मच एज डिविडेंड्स पे करे, कंपनी का अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, और बॉन्ड होल्डर चाहेगा कि कंपनी उसको रिटेन करे, ताकि जब डिफॉल्ट होएगा तो वो जो कंपनी रिटेन कर ही रहेगी वो पैसा, तो बॉन्ड होल्डर्स के लिए काम आएगा। So sometimes shareholders pay themselves a huge dividend which leads to lower the asset which is hold as collateral for debt investors. So there are bond indenture. So bond indenture अपने CFA Level में पढ़ा था, जिससे वो कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करती है बहुत सी चीज़ में, बॉन्ड इंडेंचर को तोड़ना इट्स इलीगल। सो बॉन्ड इंडेंचर इसलिए ताकि बॉन्ड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। फिर होता है LOSE, एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस। जो 6 फैक्टर्स है अफेक्ट्स फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी। The first factor is investment opportunities. When a firm see NPV positive NPV projects, they have to act in speed to grab the opportunities. So rather raising funds which will require time, so they will not be dividend, which is part of the profit and return. जो इन्वेस्टमेंट किसी अगर समझो अभी कमिंग मंथ में कंपनी को डिविडेंड्स पे करना है, लेकिन उनको जिसे भी तो उनको पता चला कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, तो कंपनी क्या करेगी डिविडेंड पे करने से अच्छा वो पैसा वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। पिछले पता चला था कि कंपनी ने ओमिट कर दिया था, तो वहीं पे वही सीन यहाँ पे हो रहा है, जैसे कंपनी ने अगर ओमिट किया है तो उसको एक अच्छा पॉजिटिव एंट्री प्रोजेक्ट मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसके डिविडेंड पॉलिसी पे असर पड़ेगा। ये लाइक कंपनी विल नॉट पे द डिविडेंड। रहता है एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, फर्म्स डू नॉट इंक्रीज द पे आउट रेशियो। जिसे हर कंपनी का एक बिजनेस साइकिल देता है, जैसे बिजनेस अगर बूम कर रहे हैं तो कंपनीज को समझो कंपनीज ने ज़्यादा पैसा अर्न किया, तो इससे कंपनी क्या करेगी कि अपना पे आउट रेशियो फटाक से बढ़ा नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि जाके बिजनेस डाउन भी होने वाला है। इसलिए क्या करेगी कंपनी अपना पे आउट रेशियो है वो मेंटेन करके चलेगी, डिस्पाइट उसको अच्छा अर्निंग्स हो या फिर बैड फेस में उसको अर्निंग्स कम हो। Because if they increase the dividend payout ratio, when earnings jump quickly after some time, the earnings will come down, and then they have lower payout ratio, which will have negative impact on investors. So they maintain stable payout ratio. तो कंपनी का भी डिविडेंड वोलेटाइल नहीं रखती है, जबकि उनके अर्निंग्स वोलेटाइल होते हैं। कहता है थर्ड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फर्म्स which have excess cash prefer to repurchase of shares rather than dividend because they don't want to commit on a long term dividend payments। समझो अगर कंपनी को ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगी, वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे करेगी, या फिर ज़्यादा पैसा है तो कंपनी क्या करेगी
अपना शेयर्स रीपर से बाय बैक कर लेगी। अगर कंपनी क्यों नहीं डिविडेंड पे करना चाहती है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कमिट नहीं करना चाहती है लॉन्ग से। पिछले अपन पिछले एलिवेशन में अपन ने पढ़ा कि तब इन्वेस्टर्स आते हैं कि हमेशा उसका जो डिविडेंड है वो स्टेबली ग्रो होते रहे। तो इसके लिए अगर कंपनी ने यहाँ पे कमिट कर दिया एक्स्ट्रा डिविडेंड, तो उनको पता है कि आगे जाके उनका लॉन्ग टर्म में इतना ग्रोथ नहीं होने वाला, तो फिर एक बात आगे जाके उनको नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इन्वेस्टर्स पे। इसके लिए कंपनी डो वांट टू इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट इज टैक्स कंसिडरेशंस। Investors are concerned about tax returns. Investment income is taxed by most countries. In some countries, LTC taxes are lower than dividend tax. अगर कोई कंट्रीज में LTC टैक्सेस आर लोअर देन डिविडेंड टैक्स, तो वहाँ पे लोग डिविडेंड्स नहीं प्रेफर करेंगे, और इसका वैसे वर्षा होएगा तो वहाँ पे लोग डिविडेंड को प्रेफर करेंगे। And some LTC tax on sale of securities and some pension funds are exempted from LTCC. तो कोई पेंशन फंड होते हैं जिनको एग्जाम किया जाता है कैपिटल गेन टैक्स से, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स से अगर उनको एग्जाम्पशन है तो लोग कहेंगे कि कंपनी डिविडेंड ना दे। और फिफ्थ वन आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हेन कंपनी इशूज न्यू कॉमन स्टॉक दे हैव टू, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट का इसमें बोला कि कंपनी को पैसा कैपिटल में चाहिए, तो दो तरीके हैं, वन इज इशूइंग अ डेट एंड सेकंड वन इज इशूइंग इक्विटीज। लेकिन ये पैसा उठाने के लिए उनको आईबीएस हायर करना पड़ता है। आईबीएस 2 to 3% ऑफ द फंड जो भी वो लोग रेज करेंगे उसका चार्ज करते हैं। जो अगर उन कंपनीज को 100 मिलियन रेस करना है तो फिर भी एट देन उनको 97-98 मिलियन ही मिलने वाले हैं, बाकी चार्जेस भी लेने वाले हैं। सो यू शुड प्रिफर रिटेन अर्निंग्स। कंपनी को हमेशा अपना रिटेन अर्निंग्स से निर्भर करना चाहिए हर कोई उनको पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स मिलता है। लार्ज कंपनीज हैव लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू स्मॉल कंपनीज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कैपिटल। तो जो लार्ज कंपनीज है, तो लार्ज कंपनीज है उनको अपना तो जो लार्ज कंपनीज है उनके लिए आईबी क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन कॉस्ट कम चार्ज करते हैं। रहता है कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन। इम्पेयरमेंट ऑफ कैपिटल रूल। तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ कैपिटल रूल इज रिलेटेड टू द बॉन्ड इंडेंचर वाला पार्ट। So in some countries to protect the creditors, the dividend payout should not be greater than the retained earnings. तो बहुत सी कंट्रीज में जो क्रेडिटर्स है वो कंपनीज को पैसा ऐसा डेट में दिए रहते हैं, लोग ऐसा बॉन्ड इंडेंचर में लिखवा लेते हैं कि कंपनी ये सर्टन अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड पे ना करे। तो डेट कवनेंट्स होते हैं, सम कवनेंट्स आर देयर लाइक दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लिक्विडिटी रेशियोस बिफोर पेइंग द डिविडेंड। फिर नेक्स्ट है calculate, interpret effective tax rate on a given currency in the corporate earnings under double taxation, dividend imputation and stock split rate tax systems। तो डबल टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे अपने को पता है कि जैसे कंपनी किसी इनकम स्टेटमेंट अपन देखें तो पहले रहता है रेवेन्यू COGS, फिर EBIT रहता है। EBIT के बाद अपन टैक्स इंटरेस्ट और टैक्स पे करते हैं, उसके बाद नेट इनकम आते हैं। तो जो अपने को ये डिविडेंड्स मिलता है तो नेट इनकम के बाद मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी ने एक बार टैक्स पे कर चुका है। जब अपने को डिविडेंड मिलता है तो अपन वापस टैक्स पे करते हैं, तो एट द एंड अपन 2 बार टैक्स पे करते हैं डिविडेंड्स अपने को मिलने और अपने को मिलते हैं तो द डिविडेंड पेज इन यूज टैक्स अकॉर्डिंग टू डबल टैक्सेशन सिस्टम। तो यूएस में और इंडिया में जैसे तो 2 बार टैक्स लगते हैं। एक बार कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स देती है EBIT का जो टैक्स पे करती है वो रहता है, और जो अपन डिविडेंड टैक्स इन्वेस्टर्स जो अपन इंडिविजुअल पे करते हैं डिविडेंड पर टैक्स, वो टैक्स होता है। जिसका जो फॉर्मूला है इफेक्टिव टैक्स रेट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट प्लस 1 - CTR into ITR।